देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो आरक्षण के विषय पर, जो कि एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकेश कटारिया जी, जो कि नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सोम जी, जो कि सामाजिक चिंतक हैं और अध्यापक हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट लक्ष्य जी, जो कि जीएसटी और क्राइम के स्पेशलिस्ट हैं। तो जानते हैं लोकेश कटारिया जी से सबसे पहला सवाल। लोकेश जी, जिस मकसद के लिए आरक्षण लागू किया गया था, क्या वो मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है आपको? लोकेश जी। सबसे पहले सभी को तो क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार। नमस्कार। और मेरा बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई, आपके चैनल का आपका, कि आपने कम से कम इस काबिल समझा हमें कि आज हमें वो सम्मान मिला जो कायदे में सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर मैं एक बात को इससे थोड़ा सा टर्न ओवर करके कहना चाहूँगा। कहने को तो हमें सब लोग हिंदू हिंदू में करते हैं, जब चुनाव का माहौल आता है तो हम हिंदू बन जाते हैं। और जब हमारी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, हमें पीटा जाता है, या हमारे साथ कोई दुर्दशा होती है, तो यहाँ तक कि मीडिया भी ये लिखती है दलित विशेष हिंदू, तो हमें बिल्कुल हिंदू से अलग कर दिया जाता है। तो आज बहुत अच्छा लगा पंकज जी, आपने कम से कम इस काबिल समझा कि आज मुझे इस डिबेट में बैठाया है। देखो, आरक्षण का मतलब ये है, आरक्षण के नाम पर केवल SC ST वाले बदनाम है आज की डेट में जी। आरक्षण के नाम पर आज SC ST वाले बदनाम है। सबसे ज्यादा आरक्षण का मजा ले रहा है तो OBC समाज ले रहा है। 27% OBC समाज को आरक्षण मिल रहा है, 10% स्वर्ण जाति को आरक्षण मिल रहा है, और ST को 15%, और ST को मिल रहा है 7.5%, और SC समाज को केवल 15% आरक्षण मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखे जाए तो केवल SC और ST वाले आरक्षण में सबसे डाउन है, और सबसे बढ़िया आरक्षण में जो OBC समाज है। तो आपके हिसाब से आरक्षण किस हिसाब से बटा होना चाहिए? देखो, आरक्षण कायदे में तो जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जिनकी आर्थिक स्थितियां कमजोर हैं, और जो बिल्कुल लग रहा है कि उनके पास कोई जरिया नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कायदे में तो आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि फले फूलों को आरक्षण दे दिया जाए। एक बंदा तो तिरपाल में रह रहा है और एक टॉप लेवल के फ्लैट में रह रहा है, तो उस फ्लैट वाले को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कायदे में तो आरक्षण जाति गणना के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, जरूरतमंद को आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब अन्य राजनीतिक दलों की तरह आप ये कहना चाह रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आपके हिसाब से कितना कितना आरक्षण होना चाहिए? हमारा ये मानना है कि आरक्षण, जो मैंने अभी भी यही कहा है कि जो जरूरतमंद है उसे थोड़ा आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन जो पहले से फला फूला है, जिसके पास प्रॉपर्टी भी है, सर्विस भी है और सक्षम भी है, उसका आरक्षण थोड़ा कम कर दो। जरूरत देखे जाए तो उसे तो आरक्षण की जरूरत नहीं। जो बेचारे आज रोड पे पड़े हैं, फुटपाथ पे पड़े हैं, तिरपाल में सो रहे हैं, जिनको एक समय का खाना मिलता है, एक समय का पता नहीं, तो कायदे में तो आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। और जातिगत के आधार पर तो आरक्षण खत्म होना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल राइट। अजय जी, मेरा अगला सवाल आपसे, आरक्षण में किसको कितना फायदा और कितना कितना होना चाहिए? पहले तो पंकज जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, कटारिया जी को, और आपके चैनल को, दिव्य प्रभात प्रकाश जो आपका चैनल है, उसने बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं अजय सोम, सलावा इंटर कॉलेज सलावा में इतिहास का प्रवक्ता और सामाजिक चिंतक, जैसा बताया। मैं अगर लोकेश भाई से ही शुरुआत करूँ सर, लोकेश भाई ने जो बात शुरुआत की जहाँ से जी, बहुत अच्छी शुरुआत की लोकेश जी ने। कटारिया जी ने कहा कि जब मीडिया में, पंकज जी थोड़ा सा ही आ जाता है, मीडिया में आता है कि भाई दलित ये इससे ये हुआ, यानी मीडिया इसको हाइप करता है। सीधा ये होना चाहिए कि भाई एक अपराध हुआ, एक बहू बेटी के साथ अपराध हुआ, ऐसा होना चाहिए, वो जातिगत नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं लोकेश जी के साथ, दूसरी बात जो लोकेश जी ही कर रहे हैं, मैं उसी पे बात आ रहा हूँ, आरक्षण की बात करूँ सर। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी वो निर्बलों के लिए और शोषितों के लिए, वंचित समाज के लिए। तो वंचित समाज की जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अवधारणा दी संविधान में, उन्होंने व्यवस्था की कि भाई इनको जो वंचित और शोषित, उनको ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो सामान्य लोगों के साथ आके अपने जीवन व्यतीत करें। अब रही बात इसकी कि किसको कितना,
सर किसको कितना में जब बात है, तो कटारिया जी ने तो सीधा एक ऐसा बोल दिया कि ओबीसी इतना लाभ उठा रहा है उसका। हम सर इसकी बात नहीं करें। क्या हमारा समाज 70 साल में देश 1947 में जो आज़ाद हुआ, और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने कहा कि भाई अब हम हमारी जो है डेस्टिनी है वो हम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सामाजिक अवधारणा को लेते हुए आगे। क्या सर हम अभी इसी प्रश्न से मैं प्रश्न क्यों निकाल रहा हूँ कटारिया जी का, क्या 70 वर्ष में जो आरक्षण जिन लोगों ने भी उसका फायदा उठाया, क्या हमने कोई समीक्षा की कि कितने लोग इस आरक्षण के द्वारा, जातिगत आरक्षण के द्वारा समाज की कदम ताल करके आगे, और उस समस्या के द्वारा कितने लोगों को हम इससे बाहर करते हैं। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट है, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, उसने कहा भाई अति पिछड़े, अति दलित, एससी का मतलब, मैं अगर एससी की बात करूं, आरक्षण पे वैसी बात करूं, आरक्षण की बात करूं सर, कि क्या किसी जाति है, क्या उस विशेष जाति में, मान लिया एससी है, शेड्यूल कास्ट की बात करें सर, बताइए शेड्यूल कास्ट में सर एक पर्टिकुलर, अगर जाटव समाज की बात करें, बड़े बड़े नेता हुए आपके और जो विद्वानी, आप सबसे पहले एससी में देखिए सर कि कितने परसेंट जाटव, ओसी, खटीक और अनेकों अनेक जातियां हैं, कि क्या उसका आरक्षण का लाभ उन लोग तक पहुंचा क्या? और अगर वो एक विशेष वर्ग तक ही सीमित है, एससी में भी अगर जाटव समाज है मित्र जी, और जाटव समाज इस पूरे एससी आरक्षण का, जिससे आप कह रहे हैं बहुत कम, जो भी कुछ है, अगर उसका 80% मान लिया जाटव समाज ले रहा है, तो क्या आप एससी वर्ग के उसी वर्ग से बिलोंग नहीं करने लगे सब, जिसके खिलाफ आपने एक सामाजिक अवधारणा को लेकर बात की थी? और आप क्या डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान सम्मत बातें थी, कि क्या आप उसको ही डिनाई नहीं कर रहे? अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं सर, अगर मैं वेस्ट की बात करूं, तो आप जगह जगह वो, मुझे अगर मुजफ्फरनगर फुरगाजी से शुरू कर देता हूँ कटारिया जी, कि वो सड़कों के किनारे जो गाँव लगे हुए हैं और जो बोर्ड बने हुए हैं, क्या आप उन्हीं लोगों से मुकाबला नहीं करने लगे जिन्हीं लोगों के मुकाबले के लिए आप आरक्षण व्यवस्था की गई थी? सवाल ले लेते हैं हम, जवाब ले लेते हैं हम लोकेश जी से। हाँ लोकेश जी, जैसा अजय सोम जी कह रहे हैं कि सर पंकज जी, अगर मुझे बात पूरी कर दें प्लीज। जी करिए। तो आपने क्या किया? क्या सर बुराई को क्या बुराई से खत्म कर रहे हैं? अगर आप बोर्ड देखते चले जाएं, मैं उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा सर। तो आप उसी समाज के, क्या उसी वर्ग से बिलोंग नहीं करने लगे? आप लोग उसी वर्ग से बिलोंग करने लगे ना सर। और आपका जो समाज है, मैं जो अपनी समाज की बात करता हूँ सर, पहली बात तो ये है राहुल जी, कि कोई भी किसी समाज का ठेकेदार नहीं। सही बात तो ये, अगर आपके मन में किसी के लिए अगर गरीब की अवधारणा है सर, अगर हम सवाल क्या है अजय जी, आप लोकेश जी से पूछना क्या चाह रहे हैं? इसी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ लोग तो सैचुरेटेड पॉइंट पे आरक्षण के द्वारा आए होंगे सर, बिल्कुल, कि कुछ लोग जिन्होंने, सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ। नहीं अजय जी, जहां तक मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ लोगों को आरक्षण मिल चुका होगा और वे सेटिस्फाई हो चुके होंगे अपनी फैमिली से, उनका जीवन स्तर उठ गया होगा, और अब उनसे पीछे के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें हटा करके, यही कहना चाह रहे हैं? ठीक समझ रहा हूँ मैं? मेरा कहने का मतलब है, देखो सोम साहब, आप मेरी बात को माइंड मत करना और बुरा लगे। नहीं माइंड का नहीं मतलब है। देखो संविधान से बड़े ना तो आप हो सकते ना मैं हो सकता। इस देश का कानून जो चल रहा है संविधान से चल रहा है, ठीक है सर। जो परम पूज्य बाबा साहब संविधान में लिख के चले गए, जो आरक्षण वो बरकरार रहेगा, हमें भी पता, आपको भी पता। हाँ, ये है थोड़ा कट छटने के लिए आज जो केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी है, जब ये संविधान में संशोधन चेंज करते जा रहे हैं, संविधान को कमजोर करते जा रहे हैं, आरक्षण में भी धीरे धीरे इन्होंने कटिंग करना शुरू कर दिया। जो 27% आरक्षण कायदे में एससी समाज को मिलना था, एससी को, लोकेश जी, जो सवाल का बीच में कनेक्शन टूटा है, मैं आपको दोबारा से कर दूं, क्योंकि वो सवाल पहले आएगा, उसके बाद फिर आपकी बात आ जाएगी। दोनों आप लगभग एक ही बात कह रहे हैं। आपने शुरुआत में कहा कि एक वर्ग को ज्यादा मिल रहा है फायदा आरक्षण का, ओबीसी समाज को, एससी एसटी को, है ना। इनका भी यही कहना है जो आरक्षित समाज में से जिनको लाभ मिल चुका है, जो उसे
दलित, शोषित और गरीबी वर्ग से ऊपर उठ चुके हैं दलित समाज के लोग, अब उनसे आरक्षण हटाकर उनसे नीचे के लोगों पे दिया जाए। दोनों आप एक ही बात कह रहे हो, लेकिन तरीके चाहे अलग अलग हो रहे हैं। तो इसमें अभी अजय सोम जी ने संविधान के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कही है, ना कमजोर की। तो उनका सीधा पॉइंट है कि क्या उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, जिनको लाभ मिल चुका है वो उन्हें हटा करके उनसे निचले वाले जो लोग हैं उन तक भी पहुंचने का बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था लास्ट तक। आप क्या कहेंगे इस पे? देखो मेरा मानना है कि जो एक मिनट अजय जी, सब जवाब ले लूंगा जी। देखो मेरा मानना है, जो ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिल रहा है, जिस तरीके से एससी समाज का हो या ओबीसी का हो या जनरल का हो, गलत कह रहा हूँ? जो यो आरक्षण मिल रहा है, जो सक्षम हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उसका हट के जो निचले तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, बेचारे जो फुटपाथ पर पड़े हैं, जिनके घरों में रोटियां तक नहीं है, उन लोगों को वो आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। इस चीज में मैं भी एग्री हूँ। ये नहीं कि SC SC का कटना चाहिए, इसमें जनरल का भी कटना चाहिए, ओबीसी का भी कटना चाहिए और SC ST का भी कटना चाहिए। जनरल का तो अभी लागू हुआ है, ये तो आरक्षण तो पहले से चल रहा है। उन्हीं के बीच की बात चल रही है जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, ले चुके हैं। तो जो ST ST और OBC में जो धनाढ्य वर्ग है उनको आरक्षण का लाभ हटा करके अब उनसे जो निचले गरीब व्यक्ति हैं उन तक पहुंचना चाहिए। दोनों का अभी तक आपको जहाँ मैं मतलब समझ रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ। अब अजय सोम जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि विकास यात्रा में आरक्षण अभी तक कहाँ स्टैंड कर रहा है? जो देश का विकास हो रहा है उसमें आरक्षण अभी तक क्या स्टैंड कर रहा है? उसकी क्या भूमिका आपको नजर आ रही है? देखिए सर, अगर हम संविधान सम्मत से शुरू करता हूं मैं आपकी बात, आदरणीय, बिल्कुल रेस्पेक्टफुली, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया सर, अगर डॉक्टर साहब को कोट करके चलता हूं मैं, डॉक्टर साहब ने कोट किया कि जो संविधान हमने बनाया है बहुत मेहनत से, जिसको 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन लगे बनाने में, और बहुत लोग इसमें जुड़े सर, मैं शॉर्ट में बात करूंगा, ये संविधान बहुत लचीला है। और उन्होंने ध्यान दें सर इस बात को, उन्होंने कहा कि ये संविधान जिन लोगों के हाथों में, जो लोग परिचालन करेंगे इस संविधान का, उन लोगों की प्रवृत्ति कैसी वो डिपेंड करेगा। अभी आप सब बात करते हैं कि इस संविधान में जब 70 साल का संविधान हुआ सर, एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में आई कि ब्रेन ड्रेन की समस्या आई। अगर सर योग्यता को, यानी ऐसा हुआ कि एक आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई एक काम करो, घोड़ों को तो बांध दो और गधों को खोल दो, मतलब इस बात का बुरा ना एग्जाम्पल के रूप में लेकर अपनी बात करेंगे सर। मेरा सभी के लिए सम्मान है, मेरा पशु पक्षी सभी से कोई मतलब। उसमें क्या हो जाता है सर कि इस आरक्षण के, अभी आप बताइए सर, EWS पर तो बाद में आऊंगा बस सर। EWS अभी तक जो आरक्षण हुआ है सर, वो SC OBC 91 मंडल आयोग से शुरू हुआ, उससे पहले SC था। आप ये बताइए कोई ऐसा बना है? और अभी जो पहली बात तो मैं गलतफहमी दूर करूं, मैं सिर्फ सामाजिक चिंतक हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं बिल्कुल। तो उसमें आप बताइए कि ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए कि सर जो इस पद से आच्छादित हो चुके, जो आरक्षण से आच्छादित हो चुके हैं और सर्व सामान्य उसमें आ चुके हैं सर, उनको वो इस आरक्षण की सीमा से बाहर किया जाए और उनको सामान्य लिखा जाए। रही से जोड़ के चलता हूँ सर, वो एक अलग मैटर है कि आप इस EWS की बात करें सर, सामान्य का जो जाति है, मैं इसको सवर्ण आयोग के गठन की बात कर रहा हूँ सर। क्यों ना इस देश में सवर्ण आयोग का गठन हो सर? क्या वंचित और शोषित एक विशेष जाति वर्ग नहीं होना चाहिए? मैं तो राहुल जी की बात का ही बोल रहा हूँ, वंचित और शोषित सर। कभी ग्राउंड लेवल पे देख कि कटारिया जी आप लोग वो करते होंगे राजनीति, वो अलग बात है। मैं अध्यापक हूँ और अध्यापक की श्रेणी का हूँ कि मैं दलित कह रहा, मैं तो पूरे सामाजिक को कह रहा हूँ कि उन्हीं की स्थिति जानिए सर, उन्हीं के बीच में ऐसे ऐसे वर्ग स्थापित हो गए हैं, उनको उनका दर्द नहीं। रही आपके दूसरे वर्ग की, मैं EWS की बात करूंगा सर। मुझे जवाब दें इस प्रश्न का पंकज जी, मैं विशेष जवाब चाहूंगा। जब आप किसी कानूनी रखते हैं, जिस देश के, जिस आप कहते हैं संविधान सम्मत, मोस्ट रेस्पेक्टली डॉक्टर अम्बेडकर जी के माध्यम से सर, संसद से जो पारित हो चुका है, EWS की बात कर रहा हूँ मैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वो तो सभी जातियों के हैं सर। संसद ने जिसको पारित कर दिया सर, संविधान सम्मत संसद है कटारिया की, वो बिल्कुल संविधान सम्मत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है सर। और उस संविधान संसद ने जो उसको पारित कर दिया सर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज थी, उस 5 जजों की पीठ से उसको 2 बार उसको
किया सर, तो फिर उसके बार बार चीजों करें। और बाबा साहब का सम्मान आप सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं, एक्चुअली में आप उनके संविधान को समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बाबा जी किसी विशेष वर्ग या विशेष जाति के लिए नहीं कहा था, बाबा ने पूरे समाज के लिए बात कही थी। और बाबा अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बना के गए हैं तो हम उसी संविधान सम्मत के अंतर्गत रहे हैं पंकज जी, कि EWS सर वंचित और शोषित के लिए 10% की बात हुई, सभी पूरे देश में ऐसा व्यवस्था हो गई कि झारखंड का 4% कर देंगे, किसने नहीं। आप और लोकेश जी आप और लोकेश जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप अजय सोम जी, आप और लोकेश जी एक ही बात कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, वो चाहे 10% हो चाहे वो 50% रहा हो, दोनों की बात मुझे लगभग एक जैसी ही लग रही है। मेरा लोकेश जी से सवाल है, लोकेश जी कोई भी राजनीतिक दल क्यों अब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता है, जबकि जाति आधारित वो आरक्षण की बात खूब करते हैं सब? देखो, मेरा मानना है कि अगर नेता लोग आर्थिक आरक्षण पर बात करेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, फिर उन्हें जातियों से वोट कैसा मिलेगा? नॉर्मल सी बात है, चाहे किसी भी पार्टी का किसी भी जाति का नेता, देखो श्रद्धा है सबकी, सब अपनी श्रद्धा रखते हैं। मेरा मानना है अगर इस देश के अंदर मंदिरों से कुछ होता है, पंकज जी सर जिस विषय पर को लेकर इस विषय को आरक्षण भी रखा जाए सर, बहुत अच्छी बहस चल रही है, इसको इधर उधर भटकाने की कोशिश ना करें। मुद्दे तो बीच बीच में आते रहेंगे, ये मुद्दे बीच बीच में आते रहेंगे, आप बोलने दीजिए। हाँ लोकेश जी, देखो अगर आप संविधान की बात कर रहे हो सोम साहब, अगर आप संविधान की बात कर रहे हो और बाबा साहब को वाकई में आप दिल से मानते हो, तो ये सच्चाई है कि सच थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन कड़वा सत्य है, कटु सत्य है। आप देखो, आपके बच्चे हो गए, वे पढ़ने में जाते होंगे सर, आने वाली बात है, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में कॉलेज में भेजोगे तभी जाकर उनका भविष्य बनेगा। सोचने की बात है, अगर हम अपने बच्चों को कहीं पर भी बैठा दें, मंदिर मस्जिद गिरजाघर या कहीं पर भी, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। वहां पे केवल हम लोग एक भक्ति सीख सकते हैं। मेरा उद्देश्य है भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, मेरा आपका व्यक्तिगत मामला, भाई आप क्या चीज मानो, लेकिन मानना यह है कि सबसे मेन चीज है, हमारा देश आज थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि शिक्षा का भाव दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ये रियल बात है सर। अच्छा लोकेश जी, आपकी बात से लग रहा है क्या जातिगत आरक्षण अब वर्गों में बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल सर, धर्म और वर्ग, जैसे कुछ लोग मुस्लिम आरक्षण की बात करने लगे हैं, कुछ स्वर्ण आरक्षण की बात कर रहे हैं, कुछ जातियों के अंदर भी राजभर अलग बात कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, धोबी अलग बात कर रहे हैं, हमें अलग से आरक्षण दो, मौर्य अलग बात कर रहे हैं, हमें अलग से दो। तो क्या ये वर्ग में नहीं बदलता जा रहा है आरक्षण, और किस लिमिट तक बनेगा, मतलब कहाँ तक बढ़ेगा ये फिर आरक्षण? सबको अलग अलग आरक्षण चाहिएगा तो? जी, हमारा मानना है कि अभी ऐसी, पहले तो ये आरक्षण को भीख बताते थे जी। देखो बुरा मत मानना, कुछ लोग गंदी मानसिकता के लोग, वे किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो सकते हैं, मैं एक विशेष जाति को टारगेट नहीं कर रहा। देखो किसी भी जाति किसी विशेष धर्म का कोई ऐसा गंदी मानसिकता के व्यक्ति थे जो आने वाले समय में पहले कहते थे कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, भीख बताते थे। तो हमने अगर वो भीख हम लोगों को मिल रही है तो उन्हें लगा कि यार ये भीख ज्यादा हो गई, तो अब वो भीख की मांग करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, ओबीसी समाज के और जनरल समाज के कुछ लोग कहते हैं कि हमें एससी में डाल दीजिए, SC ST में डाल दीजिए। केवल लालच क्या है? आरक्षण का लालच क्या है कि आरक्षण के बल पर हम चुनाव लड़ सके। तो मेरा मानना है, देखो मेरी अपनी सोच है, अगर जिसे आरक्षण चाहिए, जो जमीन प्रॉपर्टी वाला है, वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो अपनी सारी जमीन, सारा मतलब सब कुछ अपना गवर्नमेंट के नाम करते हैं, या जिसका नाम से आरक्षण ले रहा उनके नाम करते हैं, आरक्षण में छको। हकीकत देखा जाए तो आरक्षण के नाम पर हमारे SC वाले बदनाम है, आरक्षण का हमें कोई इतना फायदा नहीं मिल रहा। जिन लोगों को मिलना था वो अपनी टीवी और बीवी में बिजी है, और जो बेचारे धक्के खाकर जिनका प्राइवेटेशन कर दिया, आज सच बताए तो हर चीज का प्राइवेटेशन कर दिया है, जितना गवर्नमेंट सेक्टर था 50% से भी ज्यादा प्राइवेटेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ठीक, उनकी बात सहमति चल रही है और ये सच्चाई है, मैं देखो विशेष किसको नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज इस सरकार से तंग भी सब है, चाहे वो किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई परेशान है, फिर भी उसी ढलान पर चले जा रहे हैं। रियल बात है,
जब मेरा मानना है कि जितना प्राइवेटेशन हुआ है उस प्राइवेटेशन को खत्म किया जाए, फिर दोबारा से वो गवर्नमेंट उसमें जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी प्रॉफिट रहेगा और जो नव युवक बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अजय सोम जी, आपका इस पे क्या कहना है जो लोकेश जी कह रहे हैं? सर देखिए, मैं बात करूंगा सर, देश के विकास की आपने बात की सर, आरक्षण जी, आरक्षण वास्तव में एक जरूरी चीज थी वंचितों शोषितों के लिए, मैं जाति पर नहीं बात करता हूँ सर। बिल्कुल। और उसने कैसे इसको अब प्रभावित कर रहा है सर, अब योग्यता के आधार पे नहीं होता सर। एक बच्चे का सिलेक्शन मान लें IIT में 26 नंबर पे होना है, एक पर्टिकुलर कास्ट का, जब मेरिट जा रही है 90 पे, 90-26 में नीट IIT जैसी परीक्षा की बात कर रहा हूँ सर। उस बच्चे के मन में जो असंतोष है, उसको नहीं पता कि उसकी किस पीढ़ी के प्रति अत्याचार किया होगा। वो बच्चा आज जवाब मांगता है कि मेरी गलती क्या है, तो क्या वो बच्चा वो शोषित नहीं हुआ, मानसिक रूप से वो परेशान नहीं हुआ? और रही बात इस बात कि इस तरह से क्या होना, उसमें सही बात यह है सर, आरक्षण की व्यवस्था का मतलब अगर प्रतिभा की पहचान करनी है पंकज, जिस देश को विकास की राह पर बढ़ाना है, जिस देश को, तो सर योग्यता की पहचान अर्ली स्टेज में हो, उन्हें छात्रवृत्ति जाए, जो भी स्कॉलरशिप दी जाए सर, उनको पढ़ाने की सुविधा दी जाए। लेकिन सर आरक्षण जो एक बार पा चुका सर, एक बार जो आरक्षण पा चुका सर, और राहुल कटारिया जी की बात को कर रहा हूँ मैं, उसको कोट कर रहा हूँ, जिन लोगों पे ऐसा है कि जमीन जायदाद है सर, वो आरक्षण की सीमा से बाहर। पहली बात तो सर बिल्कुल। और उससे क्या होगा, उससे इसका असर लाभ वहां तक पहुंचेगा जहां तक अंत्योदय योजना महात्मा गांधी ने की, और वर्तमान प्रतिफल तभी मिल पाएगा सर हमको जब वो लास्ट के तक पहुंच पाएगा। इसका क्या है, हम एक बात रखें सर कि हम मछली पकड़ के दे दें, उससे अच्छा है कि हमको मछली पकड़ने सिखाएं और उनको रोजगार उन्मुख बनाएं। रही बात राहुल जो हर आदमी भाग रहा है आरक्षण की तरफ, सर एक बात कहूंगा, जो भी सर्वे हो रहे हैं वो सर्वे एक्चुअल हो रहे हैं, और मैं अब उन्हीं की बात पे आ रहा हूँ, आरक्षण की बात है। पहली बात तो सर आरक्षण उन्हीं सीमा तक रहना चाहिए सिर्फ जिससे कि योग्यता का निखार है, योग्यता की प्रतिभा बढ़े। सर जो नौकरी में आ गया पंकज जी, फिर वो कहता है कि मुझे प्रमोशन में आरक्षण, जब आप दो, यस सर मेरी बात आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। तो इस पहली बात तो मैं बार-बार आप ऐसी बहसें कोई भी न्यूज चैनल शायद हिम्मत न कर पाए ऐसी बहस को आयोजित करने के लिए, और राहुल कटारिया जैसे समझदार लोग अगर अपनी ये जान पाए अपने संस्थापक से कि इनको भीम आर्मी जैसी उसका क्यों करना पड़ा, यानी इनके जो पिछले नेता थे उन लोगों ने इनकी आकांक्षाओं को पूर्ति नहीं की, और वे अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा थे, और वो समाज वही का वही खेड़ा रह गया सर। इसी वर्ग से क्या हो जाता है, अगर किसी वर्ग या कोई भी वर्ग अपने रूट्स की तरफ वापस आए तो वो समाज को सर पूरी तरह समाहित कर लेता है, और वो सब समाज की स्थिति बदलती है सर। और आरक्षण पिछले नेताओं के बारे में बताओ, उसमें बदल जाता है। कटारिया जी मेरी बात पूरी करें, आपसे बात खत्म करूंगा सर, कि जो योग्यता की बात आती है सर, अगर देश के विकास की बात करें सर एक्चुअल में, तो सर अगर आरक्षण करेंगे, अगर आप खेलों में आरक्षण करेंगे, तो आप अभी वर्ल्ड कप में जा रहे हैं सर, ठीक है क्रिकेट की टीम में आरक्षण कर दीजिए और बोल दीजिए किनको भाई हम तो आरक्षित टीम लेके जाएंगे, और फिर अपनी स्थिति देख लीजिए आप सर। तो सर कुछ चीज को छोड़ दीजिए आप, किसी कहीं को तो प्रतिभा को रखिए, किसी को बढ़ाने के लिए किसी को दबाना कहाँ उचित है सर। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें सर, पीछे क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ, नो बडी नोज कि पीछे पीढ़ी में क्या होगा। अगर मैं कटारिया से पूछ लूं तो शायद वो 3 पीढ़ियों के अपने नाम ना बता पाए। तो सर वो बात तो आप छोड़ दीजिए, आपको छला गया होगा, अगर आपको छला ना जाता तो आपके संस्थापक ऐसी भीम आर्मी जैसी पार्टी की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब बाबा साहब ने संविधान दिया था, अगर उसको सही लोगों के हाथों में होता, सही भावनाओं के साथ उसको किया जाता, तो हर वर्ग तक ये बात पहुंचनी थी। और अगर वो बात अब पहुंच रही है, अभी आपने कहा कि हर आदमी चाहता है कि मुझे एससी करना जाए, सर वो एक अलग मैटर है, 17 जातियां किसी में जा रही है, तो ये मेहनत करनी सिखाइए सर बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसकी प्रतिभा को पहचानिए। मैं अध्यापक हूँ सर, अध्यापक के रूप में अजय सोम जी मैं थोड़ा अध्यापक के रूप में जाता हूँ। अजय सोम जी टाइम लिमिटेड है हमारे पास, मैं एक सवाल दीजिए, उन्हें पूरा माहौल दीजिए। अजय सोम जी हमारे पास थोड़ा टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं लोकेश कटारिया जी से सवाल ले लेता हूँ। लोकेश जी
लोकेश जी, जैसा मैं देख रहा हूँ अपने अपने मीडिया के हिसाब से, पत्रकारिता के हिसाब से, कि राजनीतिक दल एक तरफ वो 26 गठबंधन बन रहे हैं, एक तरफ 38 गठबंधन बन रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जातीय गठबंधन बन रहे हैं और हम वापस पुरानी दिशा में जा रहे हैं, जहां पर ये कबीलाई संस्कृति हुआ करती थी। आज जातीय गठबंधन राजभर उनके साथ बैठ गए, मौर्य इधर इधर आ गए। तो ये एक जातीय गठबंधन के लोग इकट्ठा होकर के तेरे पास 28 है, 38 है, मेरे पास 26 है वाला मामला नहीं चल रहा है क्या ये? और इस पर कोई राजनीतिक दल कोई नहीं बोल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखो, मेरा मानना है कि इस देश के अंदर 3 ही पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ठीक। और जो छोटी छोटी पार्टियां है ना, क्षेत्रीय पार्टी है, इनका कोई वजूद नहीं है, रियल बताऊं। अब चाहे वो अभी हमारे बीच में से एक आजाद समाज पार्टी समथिंग करके निकली है। मेरा कहने का मतलब यह है, जिन्हें आप क्षेत्रीय पार्टियां बता रहे हैं, वो जातीय पार्टियां नहीं बन रही है, यादव अलग, जाट पार्टी अलग। जी जी जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो यादव पार्टी बन चुकी है, लोकदल हुई, वो जाटों की पार्टी बन चुकी है, ठीक है साहब। एक वो हमारे ही अपने समाज के एक भाई है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, वो उसे बसपा को तोड़ने के लिए, दलित कमजोर, मतलब मोटा मोटा कहें तो दलित समाज पार्टी बनी हुई है वो। जी, नहीं, दलित समाज तो नहीं कह सकते, उसमें हर वर्ग का आदमी जुड़ रहा है, लेकिन वो लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें अपनी रोटियां सेकनी है, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर के साथ साथ पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग, इन लोगों को बीजेपी से फंड मिल रहा है, क्योंकि ना पता है कि इतनी। आप एक चीज बताइए पंकज जी, अगर सरकार आपकी है और मैं इस रूम में बैठा, तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं रूम से बाहर निकल जाऊं, गलत कह रहा हूं? ये बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े आंदोलन करने, बच्चों पर मुकदमे लगवाना, देखो नॉर्मल सी बात है। मैं विशेष कोई बुराई नहीं कर रहा, बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि तुम हाथों में डंडे लो। डंडे जब लिए जाते हैं जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है। सबसे पहले हमें कलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कलम के दम पर और संविधान के दम पर इंसाफ लेना चाहिए, और जब दिखता है कि इन पर भी नहीं मिल रहा, तब जाकर हमें झंडे के साथ डंडा लेना पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां ज्यादातर जातीय पार्टियों में घिस चुकी है, और ये करते हैं गठबंधन की बात। इन सबको मिलकर अगर वाकई में भाजपा को हटाना है, मतलब मेरी बात को बुरा मत मानना, कि अगर तानाशाही सरकार को हटाना है, तो इन सबको एक साथ आकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके फिर दोबारा से यहाँ पर परचम लहराना पड़ेगा, मेरा मानना है। नहीं, भाजपा तो लगातार आरक्षण को बढ़ावा देती आ रही है, लगातार बढ़ा रही है, लेकिन अच्छा, तो आपके लिए कैसे नुकसान हो गया? देखो एक चीज बताइए, जहाँ पर भी एट्रोसिटी होती है, सबसे ज्यादा हमारे युवाओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, यहाँ तक कि उनमें फर्जी मुकदमे लगवाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मणिपुर राज्य का मामला ले लीजिए जी, मणिपुर राज्य में हमारे आदिवासी समाज की महिलाओं को बलात्कार करके, नग्न करके घुमाया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या महामहिम राष्ट्रपति, जो खुद आदिवासी है, इस देश के सर्वप्रथम नागरिक है, वो खुद नहीं बोले इस मामले पर। तो बताइए क्या बीजेपी क्या डेवलप कर रही है? एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो बेटी बच रही और ना बेटी पढ़ पा रही। सच्चाई तो ये है। आज एससी समाज की हालत हो चुकी है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अन्य राज्यों में जहां दफा कुचला मामला है, वहां पर सबसे ज्यादा एससी और एससी एसटी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ इतना एट्रोसिटी हो रहा है कि शायद अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ होगा जितना इस समय में हो रहा है। जातिगत के आधार पर हम लोगों के साथ शोषण, अत्याचार बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। ऐसी बात नहीं कि उस सरकार में नहीं हुआ, पिछली सरकार में, कांग्रेस में नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ उसमें भी। बट अब यह है कि अब सोशल मीडिया के जरिए हमारा समाज, आप लोग सब जागरूक हो चुके हैं, आप लोग भी दिखा देते हो। अन्य बड़ी बड़ी मीडिया, एबीपी न्यूज है, आज तक है, वे तो हकीकत में बीजेपी के चाटुकार है। अगर बीजेपी जो दिखाएगी, बीजेपी कहेगी वो दिखाएगी, किस हीरोइन का बच्चा पैदा हुआ, किसकी डिलीवरी होनी, वो चीज दिखा देंगे, लेकिन किस बहन के साथ बलात्कार हुआ, किसके ऊपर तेजाब गिरा गया है, किसके साथ किसको मारा गया है, वो चीज नहीं दिखाएगी। आपकी मैं हिम्मत मानता हूँ पंकज जी, आप इतनी अच्छी बहस लेकर चल रही। मतलब आपके मुताबिक ये हो रहा है कि केवल दलित और शोषित महिलाओं के साथ ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बाकी अन्य समाज एकदम सुरक्षित है?
यही कहना चाह रहे हैं। उठा कर देख लीजिए जी जी रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए। अजय सोम जी, लोकेश कटारिया जी जैसे कह रहे हैं कि लगातार इस तरह के दलितों के प्रति शोषण बढ़ता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। पहली सरकार में भी था, अब भी लगातार बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो लोकेश जी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं से इनके मन का अंतर्विरोध है। अगर मेरी कलम दिखाई दे रही हो, एक सेकंड मेरी बात पूरी करने दे कटारिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल कि कलम वो ताकतवर जो बाबा साहब ने कहा, मैं वहीं से कोट करता हूँ आपको, कि उन्होंने शिक्षा को वो माध्यम कहा कि आपका जीवन बदल सकती है। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि शिक्षा ही वो एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज का बिल्कुल व्यक्तित्व बदलती है। और ये जो कलम मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैं तलवार से भी तेज इसको मानता हूँ। और अभी दो शब्द आपने कहे, क्योंकि बहुत ज्यादा बहस तो पंकज जी ने रखी है आरक्षण पर, उसी पर रहेंगे। सर, आपने कहा इतना अत्याचार हुआ, कितने 70 साल में, मैं एससी और एसटी की बात कर रहा हूँ, कितने एससी आईएएस यानी सिस्टम का हिस्सा, कितने एसटी आईएएस यानी सिस्टम का हिस्सा, वो क्या कर रहे हैं? वो जो सरकार, सर मेरी बात कटे रही, मेरी बात पंकज जी इसका पहले आप पूरी कर लीजिए। से जो आरक्षण के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट और एसटी की बात ही कर रहा हूँ मैं, शेड्यूल ट्राइब में मैं जातियों का नाम नहीं लूंगा बिल्कुल, कौन कौन सी जातियां हैं, कैसे उनको देखेंगे। क्या इनके अधिकारी जो आपके समाज के लोग गए थे और जो आपसे वादा करके गए थे कि हम आपकी सुरक्षा और ये सब करेंगे, वो लोग क्या बोलते रहिए आप? हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट लक्ष्य जी, जो कि मेरठ में प्रैक्टिशनर्स हैं और जीएसटी के विशेषज्ञ हैं और क्राइम स्पेशलिस्ट हैं, क्राइम के केसेस देखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि आरक्षण को लेकर के। लक्ष्य जी, आर्टिकल 334 के तहत 10 साल तक बढ़ाया जाना था, लेकिन उसके बाद लगातार आज भी 70-75 साल तक भी ये लगातार जारी है। तो आरक्षण कब खत्म होगा और है क्या धारा 334 के अकॉर्डिंग, आप क्या कहेंगे? देखिए, आर्टिकल 334 भारतीय संविधान के अंतर्गत 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, तो जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक व्यवस्था की कि जो व्यक्ति, जो दलित या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, उनको जो दूसरे लोग हैं या जो दूसरी जातियां हैं, उनके बराबर लाने के लिए और एक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए एक व्यवस्था की गई थी 10 साल के लिए आरक्षण की, कुछ स्थानों पर उनको आरक्षण दिया जाए। वो व्यवस्था 10 वर्षों तक चलती रही, लेकिन जो उस समय पूर्ववर्ती सरकारें थी, उस कालखंड में उन्होंने 10 साल के बाद जब ये पाया कि अभी या तो राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने की वजह से वो खत्म नहीं कर पाए, वो अपने वोट बैंक के लिए उस चीज को इसलिए आगे बढ़ाते रहे कि ये कह करके कि अभी आर्थिक विषमता दूर नहीं हुई, इसलिए इसको पुनः 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी तरह से कांग्रेस की सरकार ज्यादातर रही, तो कांग्रेस की सरकारों ने हर 10 वर्ष के बाद इसको रिव्यू किया और उसी में प्रावधान करते चले गए, इसलिए ये आज तक समाप्त नहीं हुई। अच्छा, क्या धीरे धीरे राजनीतिक दल लगातार, जैसे जातियों में बढ़ता हुआ समाज है, जातियां लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, आप भी देख रहे हो कि लगातार अनेक जातियों की पार्टियां बनती जा रही हैं और एक तरह से गठबंधन बनता जा रहा है हर जाति के अपनी एक पार्टी का। तो क्या इस तरह से आरक्षण कभी खत्म हो पाएगा? देखिए, आरक्षण मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के कारण ही ये खत्म नहीं हो पा रहा। जब तक सभी पार्टियों में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी कि भाई इस आरक्षण को जाति धर्म विशेष के आधार पर ना करके इसको सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कमजोर जो व्यक्ति है, जो समाज में लोग हैं, उनके लिए आरक्षण हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, दलित हो, स्वर्ण हो, तभी ये खत्म हो सकती है। और ये राजनेता लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, ये पार्टियां अपनी राजनीति चलाई जाति विशेष के वर्ग पे। अब कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो दलित के बेसिस पे चल रही हैं, कुछ पार्टियां ओबीसी के बेसिस पे चल रही हैं, कुछ पार्टियां धर्म के नाम पे चल रही हैं। तो ये व्यवस्था जब तक राजनीतिक सारी पार्टी खत्म नहीं करेंगी और एक देश के, एक राष्ट्र के विषय में नहीं सोचा जाएगा, तब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि कोई नेता है सिर्फ वो अपनी जाति विशेष की वजह से नेता है, तो
ये सब बैठ करके तभी, और संविधान में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक ये आर्टिकल 334 का प्रावधान खत्म नहीं होगा। अब ये 10 साल के लिए, फिर जो पार्टी सत्ता में है वो रिस्क नहीं लेगी, अगले चुनाव होते हैं वो भी उसको बढ़ा देगी। तो एक 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 समाधान सिर्फ यही है कि एक, पहली बात, नंबर 1, जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरक्षण का एक बार किसी व्यक्ति विशेष को मिल गया, मान लो IAS ऑफिसर बन गया, PCS ऑफिसर बन गया, तो वो तो आर्थिक उन्नत हो गया ना, उस परिवार को क्यों मिले? उसी जाति में वो यदि अगली पीढ़ी में इस आरक्षण का लाभ उठाता है तो उस परिवार को तो फायदा होगा, लेकिन उसी जाति का जो निचला वर्ग है, जो आर्थिक रूप से आज भी शोषित है, या तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस आरक्षण का सही मायनों में अब लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है जिनके लिए ये व्यवस्था की गई थी। तो इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही निवारण है कि सभी आरक्षण को खत्म करके आर्थिक आधार पे सभी जाति विशेष धर्मों का किया जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक जैसे कुछ पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जोर दे रही हैं कि जातिगत आधारित जनगणना की जाए, और उस तरीके से जातिगत आधारित से पढ़ने के बाद और ज्यादा इस तरह की जातियां मजबूत होंगी, वर्ग भेद बढ़ेगा, आपस में संघर्ष बढ़ेगा, जिस तरह हम देख भी रहे हैं। कभी जाट राजपूत गुज्जर हो रहा है, तो कभी मौर्य और राजभर जैसे साथ चल रहे हैं, अलग अलग जातियों को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से, तो मेरा ये कहने का मतलब है, एक तरफ, दूसरी तरफ भाजपा जो है वो UCC कानून लागू करने की बात कर रही है, तो क्या दोनों के अंदर विरोधाभास नजर नहीं आते आपको? कैसे दोनों चीजें एक साथ चल पाएगी? देखिए, ऐसा है, देश का दुर्भाग्य है। मेरे एक बात बता, कोई राष्ट्र की बात करता है क्या? कोई पार्टी राष्ट्र की बात करती है? राष्ट्र की बात तब हो सकती है तब जाति धर्म और ये चीज खत्म हो जाए। जाति धर्म खत्म होना चाहिए, राष्ट्र की बात होनी चाहिए, कोई बिरादरी की बात नहीं होनी चाहिए। तब तक देश मजबूत नहीं होगा जब तक हम एक साथ मिलकर के राष्ट्र के विकास की बात ना करें और ये जाति धर्म की व्यवस्था को खत्म ना करें। तो नागरिकों की बात करो, जाति धर्म की बात ना करो। जाति धर्म की बात करने से तो कैसे इनको बाहर निकालने, मतलब तरीका क्या है कि भाई कोई देश से बाहर तो जाएगा नहीं, सब यही रहने हैं। सिर्फ तरीका यही है कि सभी लोग, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इसमें आपस में सभी धर्मों के, सभी जातियों के, चाहे वो छोटी जाति का व्यक्ति हो या अग्रिम जाति का व्यक्ति हो, स्वर्ण कास्ट का, सब बैठ करके ये व्यवस्था बनानी चाहिए कि भाई सभी लोग सिर्फ देश के विकास की बात करें। जो देश के विकास की बात करे, जो बुद्धिजीवी देश के विकास की बात करे, उसको नेता बनाना चाहिए। जो सेवा की बात करे, देश सेवा की बात करे, उसको नेता बनाना चाहिए। तो जाति धर्मों पे यदि राजनीति चलती रही तो ये सिर्फ सत्ता के भोग के लिए, स्वार्थ के लिए राजनीति होगी, ना कि देश के विकास के लिए। ये बताओ, कोई भी जाति धर्म वाला व्यक्ति है, वो अपनी एक जाति को जोड़ लेता है, वो तो कहेगा तो मेरा कोर वोट है, दूसरी जाति को ये मेन आदमी को जोड़ लेता है। तो इस तरह से पहले भी होती रही है कि वो एक पंडित के बड़े आदमी को ले आओ, एक जाट को ले आओ और एक OBC को लिया, भैया गठबंधन बना लो, अगर गठबंधन बना गए तो अपनी जाति के वोट लिया, तो अपनी जाति के। ऐसा नहीं है। ये चीज व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जाति धर्म की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और विकास की, देश के आर्थिक ढांचे की, आर्थिक मजबूत ढांचे की बात होनी चाहिए, तभी देश आगे पहुंचेगा। जहां तक हम देख रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य में, एक तरफ 26 संगठन जुड़े हुए हैं राजनीतिक, उसमें एक तरफ 38 की गिनती चल रही है, और यदि उनको देखा जाए तो बेसिकली जातिगत ही संगठन है जो, तो इस तरह से क्या कबीलाई संस्कृति नहीं बढ़ेगी? इतनी जातियों के लोग इस पार्टी की तरफ है, इतनी जातियों के लोग इस पार्टी की तरफ है, और उनके बीच में आपस में संघर्ष हो रहा है। तो ये जो राजनीतिक लड़ाई आपको जी देखो, दोनों ही, चाहे वो INDIA गठबंधन हो या NDA गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में हर जाति बिरादरी का व्यक्ति है कि नहीं है? आप बताओ। तो मजबूरी हो गई कि भैया तू मेरी तरफ आजा, मैं तेरी तरफ। जो सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई की वजह से सब कुछ हो रहा है। देश की कोई बात करता है, देश की बात करता है। अब INDIA में जो झगड़ा हो रहा है, वो अब तक ये झगड़ा हो रहा है कि कौन व्यक्ति संयोजक बने। जो संयोजक है वो PM का उम्मीदवार होगा, कोई देश की बात कर रहा है किसी। अच्छा ये बताओ,
हम भी रोज डिबेट सुनते हैं INDIA में, कभी इंडिया विजन वर्ल्ड विजन की बात है कोई किसी नेता को बता दो कि वो भारत के विषय में एक श्वेत पत्र लाया हो, कोई फ्यूचर विजन की बात आया हो कि भाई मैं बना दो देश के लिए, मैं ये काम करूं। अभी चंद्रयान 3 हुआ, उस पे सब लोगों को एकजुट होना चाहिए था। बात क्या गई कि भाई वो नेहरू ने इसरो खोला था, वो ये मोदी ने गलत जो है श्रेय ले लिया। अरे बात देश के वैज्ञानिकों की होनी चाहिए थी, काम खत्म हो गया, इसमें क्या व्यक्ति विशेष। अच्छा देखिए ये बात तो है कि जिसके कार्यकाल में कोई काम होता है तो थोड़ा बहुत श्रेय तो उसे मिलता है। आगे निकल गए आप। आरक्षण में जैसे आरक्षण की अब क्या कोई लिमिट होनी चाहिए कैसे, या ये ऐसे ही लगातार चलता रहेगा? देखिए मैंने पहले भी कहा कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति सभी दलों की एक साथ बैठ करके ये उस व्यवस्था को आर्टिकल 334 की व्यवस्था को समाप्त नहीं करते तो किसी भी सरकार में, जो वर्तमान सरकार है चाहे आगे कोई भी सरकार, किसी में हिम्मत नहीं है कि उस व्यवस्था को खत्म कर दे, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि तूने जो कदम उठाया और तेरी वोट बैंक गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि सारे राजनीतिक दल एक साथ बैठे और ये व्यवस्था खत्म करें और आर्थिक आधार पे, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उस व्यवस्था को लाए जब तक की असमानता या विषमता ये दूर न हो, और जब विषमता दूर हो जाए उस व्यवस्था को भी समाप्त कर देना चाहिए। ये एक व्यवस्था के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है पंकज जी। बेकार है आपके 10 सवाल पूछने, इस सवाल को तुम 10 बार घुमा के पूछोगे यही सोल्यूशन निकलेगा, और यही नहीं पूरे ब्रह्मांड में यही सोल्यूशन निकलेगा। मैं दावा कर रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड में यही सोल्यूशन। आज हमारे पास इतना ही वक्त है और समय इतनी इजाजत देता है, तो हमारे तीनों पैनलिस्ट ने इस बात को माना कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और सभी ने एक साथ मिलकर इस पे चिंतन मनन करना चाहिए। दूसरा इस आरक्षण की एक लिमिट होनी चाहिए, इस समय सीमा की अवधि के बाद ही आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्या परवाना। नमस्कार।